हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा और जिनको नहीं पता है उनको मैं अभी बता देता हूं कि अभी लॉकडाउन के दौरान ही शिक्षा मंत्री जी फेसबुक पर लाइव आए थे और लाइव आकर उन्होंने रीट अभ्यर्थियों के लिए ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो रीट का पहले जो सिलेबस निर्धारित हो चुका है वही सिलेबस आने वाली एग्जाम में मान्य रहेगा। 2011 में एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार रीट का सिलेबस पहले से निर्धारित है और उस सिलेबस में कोई भी बदलाव या कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो वो जो पहले का सिलेबस है वही मान्य होगा। तो रीट की एग्जाम की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जो सिलेबस है उस सिलेबस का एक बार उनको डिटेल अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उस एग्जाम का क्या सिलेबस है वो सिलेबस आपको जब तक मुंह जबानी याद नहीं हो जाएगा तब तक आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। तो आप सिलेबस में जो कुछ दिया हुआ है उसको आप रिलेट तभी कर पाओगे जब आपको सिलेबस अच्छे से पता हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन सिलेबस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस नेचर के क्वेश्चन रीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेवल 2 जो एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं उन एसएसटी के स्टूडेंट्स का क्या सिलेबस है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, लैंग्वेज हो या उनका एसएसटी का सब्जेक्ट हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मेरे बाद कमल जी सर आएंगे और वो जो साइंस और मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में वो चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप साइंस मैथ से हो या एसएसटी से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हो रीट में, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं अपन सिलेबस की। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं एसएसटी का सिलेबस। जो साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं वो अभी थोड़ी देर में कमल जी सर उनको साइंस और मैथ के सिलेबस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका लिंक भी मैं बता दूंगा कि आप ये सिलेबस कहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सामाजिक अध्ययन। जिन स्टूडेंट्स ने बीए और बीएड कर रखी है उनको सामाजिक अध्ययन से एग्जाम देनी होती है या एसएसटी से एग्जाम देनी होती है। दोस्तों, एसएसटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुल 60 अंकों के क्वेश्चन होते हैं और 60 ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों, आपका सिलेबस अगर मोटे रूप में देखें तो इसमें ये जो 3 यूनिट दे रखी है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति एवं समाज, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, ये जो तीनों यूनिट है ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसके बाद अगर अपन बात करें भारतीय संविधान और लोकतंत्र, सरकार का गठन एवं कार्य, ये दोनों यूनिट पॉलिटी से रिलेटेड है। और उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख घटक, संसाधन एवं विकास, भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, ये जो 4 यूनिट है ये आपकी ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। और उसके बाद राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये राजस्थान की कला और संस्कृति है। और उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। तो ये मोटे रूप से आपका एसएसटी का सिलेबस है। अब इसकी डिटेल अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला आपका इकाई है, यूनिट है भारतीय सभ्यता और संस्कृति एवं समाज। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। इस यूनिट में से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय समाज की विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन एवं शहरी, इन सब से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक पहली जो यूनिट है वो बिल्कुल छोटी यूनिट है। आपके एसएसटी की कुल 12 यूनिट दी हुई है, तो 12 यूनिट के हिसाब से 60 क्वेश्चन है। तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि प्रत्येक यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक यूनिट 5 अंकों की है। दूसरी यूनिट की बात करते हैं, वो है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं उत्तर काल। इसमें दोस्तों ये जो यूनिट है इसमें राजनीतिक इतिहास किसका, मौर्य और गुप्त काल में जो राजनीतिक इतिहास रहा है उस समय के राजाओं का, उनका इतिहास और प्रशासन, अर्थात वो अपना राज्य, अपना प्रशासन किस प्रकार चलाते थे और उसी समय भारत की संस्कृति किस प्रकार की थी, गुप्त काल में संस्कृति किस प्रकार की थी और क्या क्या उपलब्धियां रही,
गुप्त काल में काफी सारे आविष्कार हुए, काफी सारे ग्रंथ लिखे गए, साहित्य लिखे गए, तो उन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत 1600 से लेकर 1000 ईस्वी में भारत की क्या दशा थी, समय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाहरी विश्व से भारतीय संस्कृति का संबंध, अर्थात जो भारत के इतर जो देश थे उनसे भारत का कैसा संबंध था, उस संबंध से रिलेटेड ज्यादातर व्यापार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत किस देश से व्यापार करता था या व्यापार के कौन कौन से मार्ग थे। तीसरी यूनिट की बात करते हैं, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। ये जो तीसरी यूनिट है ये बाकी सभी यूनिट से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा लेंथी यूनिट है, लेकिन फिर भी अपने को देखना होगा कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। उसके अलावा मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति भी है इसमें, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश का क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात जब अंग्रेजों का आगमन भारत पर हुआ उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो अपन ये कह सकते हैं कि थर्ड यूनिट जो है मध्यकाल और आधुनिक काल, ये काफी लेंथी, काफी बड़ी यूनिट है। इसके आगे चर्चा करते हैं फोर्थ यूनिट। इसमें पॉलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, ये काफी छोटी यूनिट है। इसके अलावा जो फिफ्थ यूनिट है इसमें सरकार का गठन एवं कार्य, ये पॉलिटी से संबंधित है और इसमें संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वय शासन, तो इसमें पॉलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्स्थ जो यूनिट है वो ज्योग्राफी से संबंधित, जिसमें पृथ्वी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जिन घटकों में अपन कह सकते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह, परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां, अर्थात किन शक्तियों से पृथ्वी की जो सतह है उनमें परिवर्तन हो सकता है, जिनमें भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह, सुनामी वगैरह, ये सब इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एसएसटी में पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की जो यूनिट है वो आपके कुल 4 यूनिट ज्योग्राफी की है। और बात करते हैं सेवंथ यूनिट की, तो इसमें संसाधन एवं विकास, अर्थात कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें संसाधनों के प्रकार, अर्थात प्राकृतिक कौन कौन से प्राकृतिक भारत में संसाधन है, संसाधनों का अपन संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, ये कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एट्थ जो यूनिट है भारत का भूगोल एवं संसाधन, इसमें जो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से इसका डिटेल अध्ययन भी कर सकते हो। हमने अब तक हमारे चैनल पर पॉलिटी और राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित काफी सारे वीडियो डाल रखे हैं और इसके अलावा साइंस मैथ के भी काफी सारे वीडियो हैं और पेडागोजी मनोविज्ञान के भी काफी सारे इसमें वीडियो हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। दोस्तों बात करते हैं 8 यूनिट की। इसमें भारत का भूगोल और संसाधन है। भू आकृतिक प्रदेश, अर्थात भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कौन कौन से देशों से सीमा लगती है, किन किन राज्यों की आपस में किन किन पड़ोसी राज्यों से सीमाएं लगती है, या कहाँ पर कोई चट्टान है, कहाँ से खनिज निकलते हैं, कहाँ पे पठार है, ये सब संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जिसमें अभ्यारण्य वगैरह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुउद्देशीय योजनाएं, जिसमें जल संसाधन की योजनाएं वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधाएं, विकास एवं आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम, उपभोक्ता जागृति, तो ये सब आपके भारत का भूगोल और संसाधन इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9th जो यूनिट है उसमें राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। राजस्थान का भूगोल, यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी है और यहाँ पे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान से संबंधित काफी सारा पोर्शन रीट में ऑलरेडी दे रखा है। तो राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, इसमें भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश किन राज्यों से आपस में सीमाएं टच होती है, कहाँ कहाँ पठार,
अरावली पर्वतमाला से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल संरक्षण, जल को अपन कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कृषि की फसलें, राजस्थान में कौन कौन सी कृषि होती है, कौन कौन से खनिज है राजस्थान में, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, राजस्थान का परिवहन उद्योग और राजस्थान की जनसंख्या, ये भूगोल से संबंधित पोर्शन है। अब बात करते हैं राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति की। यहाँ से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में हम राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति के वीडियो डालने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री के भी, और जो इंडियन हिस्ट्री है, जो पहला और दूसरी आपकी जो यूनिट है एसएसटी वालों की, वहां से भी हम वीडियो डालने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप रीट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो, हमारे चैनल के आप नोट्स भी लेना चाहते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो आधार स्टडी के नाम से है। आगे बात करते हैं इतिहास, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। इसमें प्राचीन सभ्यताएं, जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं, वहां से संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन, अर्थात राजस्थान का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ था किस प्रकार हुआ, राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति, इस विरासत एवं संस्कृति में किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं और हस्तकलाएं, बस ये सब पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थानी साहित्य, पर्यटन, विरासत का संरक्षण। दोस्तों राजस्थान का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, और जब अपन ये सब चीजें पढ़ेंगे तब आपको काफी इंटरेस्ट आने वाला है ये सब पढ़ने में। तो दोस्तों इसके अलावा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये आपका 10th यूनिट और ये 11th और ये 12th यूनिट। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट, इसमें आप बच्चों को सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कैसे करवाओगे। आप जब शिक्षक बन जाओगे उसके बाद आप क्लास में बच्चों को सामाजिक अध्ययन कैसे पढ़ा पाओगे, उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया है, अर्थात कक्षा कक्ष में आप इंटरेक्ट बच्चों से कैसे करोगे, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में आपको कौन कौन सी समस्याएं आती है और उनका समाधान आप किस प्रकार से कर सकते हो, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। और 12th जो यूनिट है उसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, उसमें परीक्षा, आनुभविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, परियोजना कार्य, मूल्यांकन, ये सब आप बीएड में भी पढ़ते हो। तो ये एसएसटी का डिटेल आप सिलेबस है। दोस्तों एसएसटी को कवर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप राजस्थान बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें, इन किताबों का जरूर अध्ययन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। और ये जो सिलेबस है आप इसको मैच कीजिए उन किताबों से, वहां से आपको जो जो टॉपिक, जो जो पॉइंट मिलते हैं उनका डिटेल अध्ययन कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और जब ये एग्जाम होगी उसमें काफी अभी टाइम है, तो आपको वो किताबें डिटेल अभी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो टॉपिक आपको उन किताबों में नहीं मिलते तो उसके लिए आप कोई भी गाइड मार्केट से अच्छी सी खरीद सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्या सिलेबस है। दोस्तों कक्षा 6 से कक्षा 8 लेवल 2 वाले जो विद्यार्थी है वो कक्षा 6 से कक्षा 8 के टीचर बनते हैं। तो इसमें जो बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन बालकों से संबंधित ही होते हैं जो कक्षा 6 से 8 के बालक होते हैं, उनसे संबंधित साइकोलॉजी के क्वेश्चन या बाल विकास के क्वेश्चन लेवल 2 में पूछे जाते हैं। लेवल फर्स्ट में जो कक्षा 1 से 5th तक के बालक को पढ़ाना होता है तो उनसे संबंधित वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सिलेबस की। यहाँ भी कुल 30 प्रश्न है और 30 अंकों के टोटल एक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। इसमें जो पहली यूनिट है वो बाल विकास से संबंधित है, जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, इन तत्वों में विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका क्या संबंध है, और अधिगम के लिए वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिकाएं हैं, और बाल विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका है, कि किस वंश का बालक और वातावरण से बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव विशेष रूप से परिवार और विद्यालय से संदर्भित होना चाहिए, और बालक की वृद्धि और विकास किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो यूनिट सेकंड है उसमें अधिगम का अर्थ, संकल्पना, इसकी प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसमें व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, बांडुरा और प्याजे से संबंधित जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो ही पूछे जाते हैं। और बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं उसमें ज्ञान, संरचनावाद, उपागम, आनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र, निरूपण, अन्वेषण अर्थात खोज, समस्या समाधान, ये अधिगम से संबंधित पूरा टॉपिक है। पूरी यूनिट ये अधिगम से संबंधित है। इसमें अभिप्रेरणा और अधिगम के अभिप्रेत, ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल अपन स्टार्ट कर चुके हैं। पहली जो यूनिट है वो हमने पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं और अधिगम अपन ने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देख पाए हो या हमारे चैनल पर नए हो तो आप वहां से भी उनको हमारे चैनल से देख सकते हो। बात करते हैं अपन अगले पॉइंट की। इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसमें है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व जिनमें जाति, लिंग, भाषा, समुदाय, जाति एवं धर्म पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कि इन सब चीजों को लेकर व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसी होती है, जिसमें जाति आ गई, लिंग आ गया, भाषा, समुदाय, जाति, धर्म, इनसे संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसी होती है। दोस्तों आप निश्चिंत रहे, साइकोलॉजी जो बाल विकास और मनोविज्ञान है उसका पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा आपके सिलेबस में है व्यक्तित्व, उसकी संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व और इनका मापन कैसे किया जाता है। उसके अलावा है बुद्धि, बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत एवं इसके मापन, बहुआयामी बुद्धि और इसके अभिप्रेत, अर्थात बुद्धि से संबंधित कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत दिए, किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिए और इनका मापन कैसे किया जाता है। और यहाँ पे है बहुआयामी बुद्धि, ये क्या चीज है, इन सब का अपन डिटेल अध्ययन करेंगे। अगली जो यूनिट है उसमें दे रखा है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। उसमें पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित, अलाभान्वित, विशेष योग्य, इन सब से संबंधित और अधिगम में क्या क्या कठिनाइयां आती है, बालक समायोजन कैसे करता है, उसकी संकल्पना के क्या तरीके हैं, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिकाएं रहती है, कि जब भी बालक एक नए पर्यावरण में, नई जगह पर जाता है तो वहां पर वो कैसे अपने आप को ढाल पाता है, कैसे समायोजित कर पाता है। और उसमें जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं और प्रतिभाशाली बालक है उनकी अधिगम अर्थात सीखने की समझ किस प्रकार की होती है, ये संबंधित इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगली जो यूनिट है उसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफ 2005, ये भी अपन पूरा कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसे के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं और विधियां, कि एनसीएफ 2005 में शिक्षण अधिगम की क्या व्यू रचनाएं दे रखी है। इसके अलावा आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण, कि बालक का आप मूल्यांकन किस प्रकार से कर पाओगे, उसका सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, उपलब्धि परीक्षण की बालक कितना सीख पाया है, और इन मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है और करने के क्या सही तरीके होते हैं। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान है। शिक्षा का अधिकार 2009, अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व, जो आरटीई एक्ट बना हुआ है, आरटीई एक्ट 2009, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आरटीई एक्ट 2009 ये भी अपन पूरा जो साइकोलॉजी है वो पूरी कंप्लीट मैं इस चैनल पर आपको कराने वाला हूं। तो ये साइकोलॉजी से संबंधित आपका सिलेबस है। दोस्तों एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सिलेबस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस एग्जाम से संबंधित जो मैटर आप जब पढ़ोगे उसको तभी आप रिलेट कर पाओगे जब आपको सिलेबस का पूरा ज्ञान हो। तो ये सिलेबस आपकी स्टडी टेबल पर भी होना चाहिए और जब आप पढ़ते हो तब बार बार इसको देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो बिल्कुल सिलेबस के अंदर ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट उसमें 30 अंकों के प्रश्न आएंगे, कुल 30 अंकों का होगा। और लैंग्वेज फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या इसका सिलेबस है। इसमें सबसे पहले तो दे रखा है एक अपठित गद्यांश, और उस गद्यांश में से ये व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्याकरण संबंधी क्वेश्चनों में शब्द का ज्ञान होना चाहिए। शब्द तत्सव है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है।
पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो व्याकरण का कोई ज्यादा पोर्शन नहीं है और बिल्कुल ये आसान आसान सब्जेक्ट है, आसान आसान टॉपिक है। हिंदी का भी हम जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर आपको हिंदी का भी कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। इसके अलावा जो यूनिट सेकंड है उसमें भी एक अपठित गद्यांश दे रखा है, लेकिन इसमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें पूछा जाएगा रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना और उसमें वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग में बदलना। इसके अलावा बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। इसके अलावा है भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। तो ये लैंग्वेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप अगला जो यूनिट अगली जो यूनिट है वो आप बालक को भाषा कैसे पढ़ा पाओगे, उसको भाषा अध्ययन के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो भाषा कौशल का विकास, उसमें 3-4 टर्म है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में क्या चुनौतियां हैं और शिक्षण अधिगम सामग्री हिंदी भाषा के लिए क्या होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य साधन, तो जो मल्टीमीडिया या शिक्षण के क्या साधन हो सकते हैं भाषा पढ़ाने के लिए, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की, आप बालक को मूल्यांकन भाषा शिक्षण में कैसे करोगे। उपलब्धि परीक्षण, निर्माण, समग्र सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस है। इसके अलावा बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट, जो बालक लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश चूज करेंगे उनके लिए क्या सिलेबस है। दोस्तों यहाँ पे ही मैं आपको लैंग्वेज से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ कि आपको लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज आपको लेनी है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेते हो तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी के अलावा कोई भी लैंग्वेज आपको लेनी होगी। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में नहीं लेते हो, अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेते हो तो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज लेनी होगी। तो ये लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। जो बालक लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लेंगे उनके लिए क्या सिलेबस है, उनके लिए है सबसे पहले तो एक अनसीन पैसेज है और उस पैसेज में एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, स्पेलिंग करेक्शन है, वर्ड फॉर्मेशन है और वन वर्ड है। वन वर्ड मतलब एक लाइन दे दी जाएगी और उस लाइन का एक शब्द, एक अर्थ एक शब्द में क्या उसको बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एक वाक्य है, एक लाइन है कि वन हु मेक्स आर्टिकल फ्रॉम गोल्ड, कि गोल्ड से बनाने वाले जो आर्टिकल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ, सुनार बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिनोनिम पर्यायवाची हो गया, एंटोनिम विपरीत शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, स्पेलिंग करेक्शन आपको पूछ सकता है। इसके अलावा एक अनसीन पैसेज और देगा, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपको पूछा जाएगा, टेंस पूछी जाएगी, डिटरमाइनर पूछे जाएंगे और डिग्री चेंज, ये आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा फार्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे। WH मतलब जो WH से संबंधित वर्ड आते हैं जैसे व्हाट, विच, हु, हाउ, ये सब WH से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल, आप जो इंग्लिश का उच्चारण शब्दों में कैसे किया जाता है और उनके क्या सिंबल है, तो वो फोनेटिक सिंबल से संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड ऑफ अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अर्थात इंग्लिश को पढ़ाने के क्या रूल है, क्या प्रिंसिपल है और इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्या मेथड है, क्या अप्रोच है। इसके अलावा है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, मतलब लैंग्वेज की स्किल, लैंग्वेज की आप समझ बच्चों में कैसे पैदा कर सकते हो, उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, मल्टीमीडिया साधन मटेरियल और अदर रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। इसके अलावा है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन इवेल्युएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो ये आपके लैंग्वेज से संबंधित और लैंग्वेज आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बच्चों को सिखा पाओगे, उनका मूल्यांकन कैसे कर पाओगे, उससे संबंधित यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में हिंदी का चुनाव करेंगे उनके लिए क्या सिलेबस है, वो 30 नंबर है, 30 अंकों के क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो यूनिट दे रखी है अपठित गद्यांश है
और इसमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। उसमें शब्द ज्ञान आ गया, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द उपसर्ग प्रत्यय संधि समास संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल। तो ये व्याकरण से संबंधित एक गद्यांश में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक अपठित गद्यांश और दिया जाएगा और इन बिंदुओं पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो साहित्य से संबंधित होते हैं, जैसे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि। तो ये एक गद्यांश में से इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा आगे बात करते हैं जिसमें वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक चिन्ह, अवयव। इसके अलावा भाषा शिक्षण की कौन सी विधियां है, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास और बच्चों को आप भाषा कैसे पढ़ाओगे, उसमें भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन और लास्ट जो यूनिट है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण, समग्र सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। यह आपका सिलेबस लैंग्वेज सेकंड के लिए है। दोस्तों आप इस सिलेबस को डिटेल अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ना, उसके बाद आप सिलेबस को याद करने के बाद आप किताब वगैरह से अध्ययन करना और हमारे YouTube चैनल से भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश का चुनाव करेंगे उनके लिए क्या सिलेबस है। तो उनके लिए सबसे पहले अनसीन एक पैसेज आएगा, उसमें से लिंकिंग डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कौन सा शब्द अपन काम में ले सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, कंकर्ड, इन्फ्रेंस, तो ये सब आपके पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक पोइम है, यहाँ पे पैसेज है, ध्यान रखना यहाँ पे पैसेज है और यहाँ पे एक पोइम है। उस पोइम में से आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एजोनेंस और राइम, इनसे संबंधित ये सब साहित्य से संबंधित टर्म्स है और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर इंग्लिश का भी पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। इसमें जो एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन को अपन हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं। सिमिली, इसको उपमा बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या कैसे उपमा दी जाती है। इंग्लिश में इसको लाइक एज से संबंधित कुछ शब्द है, जैसे लाइक एज और अन्य कई शब्द है जिससे अपन सिमिली का निर्धारण कर सकते हैं। मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है आप कोई भी रूपक देना, मेटाफर का मतलब होता है रूपक। और पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीयकरण, किसी निर्जीव वस्तु का मानवीयकरण, तो ये सब साहित्य से संबंधित है। राइम, जो जैसे कोई भी लाइन आएगी, पोइम आएगी, उसमें लास्ट के हर जो शब्द होता है वो ऊपर वाले शब्द से टंग ट्विस्ट बोलते हैं, जिसको वैसा राइम होता है, तो उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। और इसमें आगे बात करते हैं मॉडल, एक्सिलरी, फ्रेजल वर्ब, इडियम, लिटरेसी टर्म। इसमें एलिगी है, सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी है और ड्रामा है। एलिगी का मतलब होता है कोई भी शोक गीत होते हैं जो राइटर वगैरह के लिखे हुए होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोनेट अर्थात एक 14 पंक्तियों की एक कविता होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट स्टोरी एक छोटी कहानी होती है, ड्रामा एक नाटक होता है। तो जो इंग्लिश के राइटर हैं शेक्सपियर वगैरह, उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, लिखी हुई उनकी पोइम है, उनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ये मैटर जो है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, जितना आपको दिख रहा है उतना हार्ड ये होता नहीं है। आगे बात करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो जो फोनेटिक जो उच्चारण होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको बड़ी ई ये साउंड चाहिए, तो उस साउंड के लिए एक फोनेटिक सिंबल है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये उसका एक फोनेटिक सिंबल है बड़ी ई के लिए। अगर अपने को छोटी ई चाहिए तो उसके लिए ये फोनेटिक सिंबल है छोटी ई के लिए। तो ऐसे फोनेटिक से संबंधित आपको क्वेश्चन एक दो पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश, अर्थात बच्चों को आप इंग्लिश कैसे बोल पाओगे, उनको इंग्लिश कैसे पढ़ा पाओगे। इंग्लिश टीचिंग, चैलेंज ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्या चैलेंजेज है। लैंग्वेज डिफिकल्टीज क्या है, एरर एंड डिसऑर्डर्स क्या है। इसके अलावा लास्ट जो यूनिट है उसमें है मेथड ऑफ इवेल्युएशन, अर्थात मूल्यांकन के क्या क्या मेथड है। रेमेडियल टीचिंग अर्थात उपचारात्मक शिक्षण आप बालक का कैसे कर पाओगे, उसको कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आप कैसे कर पाओगे। ये आपको
इससे संबंधित इंग्लिश से संबंधित ये सिलेबस है। अब बात करेंगे कमल जी सर, वो मैथ और साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या सिलेबस है उससे संबंधित वो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम के ऐप पर जाइए और वहां पर आधार स्टडी लिखिए। वहां पर आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब कमल जी सर आने वाले हैं और वो आपको गणित और विज्ञान से संबंधित जो सिलेबस है उसको लेकर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आपने जैसे विमल सर से अभी रीट लेवल 2 के सिलेबस के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने लैंग्वेज के जो सिलेबस है वो बताए आप लोगों को, और साइकोलॉजी और एसएसटी का सिलेबस समझाया है। हम बात करते हैं गणित और विज्ञान के सिलेबस की। तो देखो दोस्तों, गणित और विज्ञान के सिलेबस में देखो ये दो भागों में है। जैसे एक भाग गणित का है इसमें, एक भाग विज्ञान का है। अगर इसमें हम देखेंगे तो देखो ये जो प्रथम प्रश्न पत्र दिया है, मतलब विज्ञान जो गणित वाला भाग दिया है, उस गणित वाले भाग में 30 अंकों के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चन तो गणित के लिए है केवल, और जो 30 क्वेश्चन है वो है विज्ञान के लिए। मतलब ये दो अलग अलग भागों में आएगा, गणित के 30 क्वेश्चन और विज्ञान के 30 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के। अब अपन अगर सिलेबस की बात करें, इसमें जो सिलेबस है वो 6 यूनिट में डिवाइड है। 6 यूनिट में से अगर अपन देखेंगे पहली यूनिट, तो पहली यूनिट देखो बच्चों, इसमें घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल घन से संबंधित है। यानी कि ये वाली जो यूनिट है इसमें जो घात वाले क्वेश्चन होते हैं, जिन पर घातों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कि जैसे मान लो कि 100 की घात 5 प्लस 2 की घात 3, इनका योग क्या होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन पे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है इसका, वो बीजीय व्यंजक, जो एलजेब्रा है, बीजगणित है, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये गुणनखंड भी बीजगणित में ही है, समीकरण भी बीजगणित से संबंधित ही है। तो ये तीन जो टॉपिक है वो बीजगणित के हो जाएंगे। इसके अलावा संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वो सब एक यूनिट में है। ठीक है, अगर दूसरी यूनिट की बात करते हैं अपन, तो दूसरी यूनिट में देखो ब्याज का टॉपिक है। ब्याज में क्या क्या आने वाला, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और एक लाभ हानि भी इसी पॉइंट में दिया है। तो वैसे देखा जाए तो लाभ हानि अलग पॉइंट है, अलग पॉइंट है, ब्याज से अलग है ये। ठीक है, तो एक तो लाभ हानि का पॉइंट हो गया और एक ब्याज का पॉइंट हो गया दूसरी यूनिट। दूसरा पॉइंट है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में क्या होता है कि जैसे कोई भी दो राशियां, उनका एक दूसरे से तुलना करना, उनका अनुपात निकालना और दो अनुपातों की तुलना करना, वो सब इसमें आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा साझा, साझा मतलब जैसे कि कोई दो व्यक्तियों ने कोई बिजनेस शुरू किया या कार्य शुरू किया, तो उन दोनों ने मिलकर वो कार्य किया है, तो उससे संबंध में जो क्वेश्चन आते हैं वो साझा वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि। तो ये वाली यूनिट जो है वो थोड़ी बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें ब्याज भी आ गया, लाभ हानि भी आ गया, प्रतिशत भी आ गया, अनुपात समानुपात भी आ गया। तो ये यूनिट थोड़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, अगर अपन तीसरी यूनिट की बात करें तो देखो तीसरी यूनिट है ज्योमेट्री की है। ये यूनिट अपन पढ़ रहे हैं, होने वाली यूनिट है, लगभग कंप्लीट हो जाएगी एक दो क्लासों के बाद में। इसमें क्या है, रेखा कोण से संबंधित क्वेश्चन है। रेखाखंड, कि रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, वो सब इसमें आने वाला है। इसकी क्लासें चल रही हैं, क्लासें काफी कुछ क्लासें हो भी गई है। आप लोग जो हमारा चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स रीट मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें केवल रीट की मैथमेटिक्स की क्लासें हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखना उसको। दूसरा अगर यूनिट देखे, दूसरा अगर इसमें पॉइंट देखे, तो समतलीय आकृतियां हैं। समतलीय आकृतियां जो एक तल पर बनती है, तल पर जैसे कि अपन वर्ग बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, इसके अलावा त्रिभुज बना सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं, तो ये सब समतलीय आकृतियां होती है, वो इस पॉइंट में दिया है। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, इन्हीं आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जैसे अपने पास मान लो कि कोई डब्बा है, ठीक है, उस डिब्बे का
पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। और ये डिब्बे कैसे हो सकते हैं, घन टाइप का हो सकता है, घनाभ टाइप का हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। इनका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना, ये तीसरी यूनिट में। बच्चों ये वाली जो यूनिट है ये बहुत आसान यूनिट है, तो आप लोगों को इस यूनिट का पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान यूनिट है और नंबर जितनी बाकी की यूनिट है उतनी नंबर की ये भी है, तो आसान यूनिट है, अच्छे नंबर बन सकते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करें तो ये सांख्यिकी और लेखा चित्रों से संबंधित है, मतलब ग्राफ और जो सारणी बनती है जिसमें बारंबारता हमें निकालना होता है, माध्य निकालना होता है, ठीक है। जैसे ये देखो बारंबारता बंटन सारणी है। लेखा चित्र मतलब लेखा चित्र जैसे ग्राफ को चित्रों के रूप में अपन दर्शाते हैं, या पिलर्स के रूप में अगर दर्शाया जाता है किसी ग्राफ को, तो वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र क्या होते हैं ग्राफ के अंदर, तो ये सब इस तीसरी यूनिट में आने वाला है। चौथी यूनिट है, ये चौथी यूनिट में आने वाला है। अगर नेक्स्ट दो यूनिटों की बात करें तो जैसा हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस में है कि लास्ट की जो 2 यूनिट होती है वो शिक्षण विधियों से संबंधित होती है, तो मैथमेटिक्स की ये 2 यूनिट है ये भी शिक्षण विधियों से संबंधित ही है। इसमें कि गणित की पाठ्यक्रम की महत्ता क्या होती है, गणित की भाषा क्या होती है, सामुदायिक गणित क्या है, तर्क शक्ति क्या है, ये सब इसमें आने वाला है। और इसमें शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, वो सब शिक्षण विधियों में आएगा इस मैथमेटिक्स के सिलेबस में। अभी आगे बात करें अपन तो विज्ञान का पोर्शन है, तो जैसा पहले बताया हुआ है कि इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक के क्वेश्चन होंगे। अंक कितने होंगे इसके, अंक भी 30 ही होंगे, तो ये बात ध्यान रखना। और ये कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंक के क्वेश्चन होंगे, यानी एक अंक का एक क्वेश्चन आएगा। इसकी सिलेबस की बात करें तो इसमें भी जो ये सिलेबस है विज्ञान का वो 6 यूनिट में डिवाइड है। अगर आप लोग देखोगे तो पहली यूनिट जो है वो बायो की है, जीव विज्ञान की है। ये वाली यूनिट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जिसमें देखो क्या क्या दिया है, सूक्ष्म जीवों के बारे में, सजीव जगत के बारे में, मतलब जीवाणु कौन कौन से होते हैं, पौधे क्या है, पौधों के भाग क्या है, वो सब दिया है। मानव शरीर के बारे में, कौन कौन से रोग, देखो ये रोगों से संबंधित अभी आप लोगों को जैसे पता है कि कोरोना बीमारी चल रही है, तो रोगों से संबंधित आप लोगों को रीट में क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इन रोगों से बचाव कैसे किया जाता है, संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जैसे अभी जो कोरोना है वो भी एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग है जो दूसरों से फैलता है। तो ऐसे रोगों के बारे में और इसी प्रकार के कई रोगों के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था क्या है, जनन की विधियां क्या है, लैंगिक अलैंगिक जनन क्या होता है, किशोरावस्था व यौन प्रारंभ क्या होता है, और इसी से संबंधित जैसे हार्मोन्स की भूमिका क्या होती है, वो सब ये सब जो टॉपिक है वो बायोलॉजी के टॉपिक है, तो वो आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर दूसरी यूनिट देखें तो ये वाली यूनिट फिजिक्स की है। फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की यूनिट है, इसमें बल और गति के बारे में है, बल और गति की, बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी अपन ने पढ़ लिया है, आप लोग देखना जो साइंस की क्लास है रीट की उसमें हमने पढ़ा है ये। दाब के बारे में, गतियां कितने प्रकार की होती है, ऊर्जाएं क्या क्या हैं, ऊर्जाओं के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं, वो सब इस यूनिट में आएगा। जो इस दूसरी यूनिट का अगला पॉइंट है वो है ऊष्मा। ऊष्मा मतलब जो ताप और ऊष्मा से संबंधित है, कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है वैसे जो ताप के कारण बनती है, वो इस यूनिट में आएगा। ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है, ताप की अवधारणा क्या है, ताप की अवधारणा में आप लोगों को ताप का कन्वर्जन भी पूछ सकते हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो कन्वर्जन पूछ सकते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अपने को रेनकाइन में बदलना है या केल्विन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, वो सब इसमें आएगा, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो ये वाली जो यूनिट है वो उष्मा गतिकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो यूनिट है वो ऑप्टिक्स से संबंधित है, ऑप्टिक्स और साउंड से संबंधित है, प्रकाश और ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। यानी अपन बात करें तो ये तरंगों से संबंधित टॉपिक है। तरंग जैसे प्रकाश भी एक प्रकार की तरंग है, ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग है, तो तरंगों से संबंधित है, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिबिंब का निर्माण होना, ध्वनि का संचरण, ये सब दिया है। तो ये सेकंड यूनिट हो गई। अगर तीसरी यूनिट की बात करें तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित है, या साइंस में क्या क्या टेक्नोलॉजियां चल रही हैं, आने वाली हैं, या जिन पर
रिसर्च हो रही है उन सब के बारे में, जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक क्या है। इसके अलावा देखो इसमें जो चिकित्सा में उपकरण काम में आते हैं वो टॉपिक भी दिया है, क्योंकि वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भाग है। जैसे एक्सरे क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, लेजर किरणें, ये सब क्या है। और दूरसंचार का क्षेत्र जो है, जैसे फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, जिनका अपन आज के डेली जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। ईमेल, वेबसाइट, जो जिनका उपयोग आजकल बढ़ गया है, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। मतलब ये प्रौद्योगिकी के बारे में आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विज्ञान को टेक्नोलॉजी में उपयोग कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी का निर्माण कैसे करते हैं विज्ञान की सहायता से, वो सब इसमें आएगा। अगर अपन चौथे यूनिट की बात करें, तो ये वाली जो यूनिट है वो रसायन विज्ञान की है। किसकी है? रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की कैसे? तो देखो इसमें पदार्थ की संरचना क्या होती है, अणु परमाणु के बारे में, तत्व यौगिक मिश्रण क्या होते हैं, पदार्थों में अशुद्धियां क्या होती है, पृथक्करण क्या है, तत्वों के प्रतीक चिन्ह क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये रसायन विज्ञान का टॉपिक है। इसमें रासायनिक पदार्थ जैसे ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव क्या है, और अम्ल क्षार क्या है, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, ये ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, तो इनका निर्माण कैसे होता है, ये सब इन्हीं में आता है। तो ये रसायन विज्ञान। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। और फिर वैसे ही आखिरी की 2 यूनिट देखा जाए तो ये शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो विज्ञान की शिक्षण विधियों, विज्ञान का समझना, लक्ष्य उद्देश्य, मतलब हमें खुद को भी इसका लक्ष्य उद्देश्य पता होना चाहिए, वो सब इसमें दिया है। और ये नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो ये लास्ट की जो 2 यूनिट है वो शिक्षण विधियों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सिलेबस था ये रीट लेवल 2 के लिए सिलेबस है। आप लोगों को सिलेबस को अच्छे से समझा दिया है। अब पढ़ना आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम पास करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे अपने आप एग्जाम पास हो जाएगा या तुक्के से पास हो जाएगा। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तभी ये एग्जाम को पास कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे पट्टी पे हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, उन व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके सिलेबस के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।